13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेजी सरकार के आंकड़े के हिसाब से 379 लोगों को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था। पूरी दुनिया भर में अंग्रेजों की बड़ी थू-थू हो गई कि ये इतनी बड़ी वारदात कैसे कर दी गई। 379 लोग, वो तो इन्होंने बताया अंग्रेजों ने, नंबर तो बहुत ज्यादा रहा होगा, कई सौ और ज्यादा रहा होगा। ये जो रॉलेट एक्ट था, ये वास्तव में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ही था। तिलक स्वराज फंड अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को पार कर गया, यानी चंदा इकट्ठा करना था। ये अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को हम त्याग देते हैं क्योंकि अंग्रेजी शिक्षण संस्थान हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं। गांधी जी पे राजद्रोह का मुकदमा चला। राजद्रोह, पहली बार कांग्रेस पार्टी के मंच से पूर्ण स्वराज यानी कि कुल आजादी का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि अब हम पूर्ण आजादी से कम पर किसी भी कीमत पर सहमति नहीं जताएंगे, कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय पूर्ण आजादी के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे। मैं जावेद हक, आपका फैकल्टी, और यूपीएससी 2026 के लिए संभव बैच की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आधुनिक भारत के संदर्भ में लेक्चर नंबर 10 जो गांधीवादी युग से जुड़ा हुआ है, इसको आज कंटिन्यू करते हैं आज के इस सेशन में। और आज के देखिए इस महत्वपूर्ण सत्र में, सेशन में, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो न केवल यूपीएससी प्री और मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, बल्कि वैसे भी समस्त भारतीयों को इसे बहुत अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए कि गांधीवादी युग में, या यूं कह लीजिए कि वो युग जिसमें गांधी जी के रणनीति और उनकी विचारधारा ने इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को डोमिनेट किया, उस युग में कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। तो जो टॉपिक हम आज लेने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ये हर एक इंडियन को जानना और समझना, इस सभी को जानना और समझना चाहिए कि गांधीवादी युग जो हम यहां पे ले रहे हैं वो है 1920 से लेकर के 1930 और 35 के आसपास तक का वो दौर, जब गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए 2 सशक्त जन आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पे संचालित किए गए, जिसमें लाखों लाख भारतीयों ने, समाज के हर वर्ग ने, स्त्री, पुरुषों, छात्रों, मजदूरों, किसानों, हर एक वर्ग ने अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया था। तो ये हम ले रहे हैं 1920 से 1930 और 1935 के आसपास तक का एक वो दौर राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पे 2 बड़े जन आंदोलन संचालित हुए थे, जिसमें से पहला था असहयोग आंदोलन और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन या नागरिक अवज्ञा आंदोलन। और इन दोनों ही जन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर न केवल फैलाया बल्कि बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी को भी सुनिश्चित कराया और देश को आजादी के पथ पर तेजी से अग्रसर किया। तो इसमें पहला है, देखिए जो हम पढ़ेंगे, गांधी जी जिन्होंने अंग्रेजी राज के साथ सहयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध में, परंतु आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने अंग्रेजी राज को जो अपना सहयोग दिया था वो जर्मनी के उभरते हुए साम्राज्यवाद को हराने के लिए दिया था, न कि वो अंग्रेजी राज के कोई समर्थक थे। और तो अब लेकिन परिस्थितियां बदली, उधर प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, इधर परिस्थितियों में तेजी से, घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आता है और अभी तक गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज के साथ जो सहयोग कर रखा था, अब गांधी जी का सहयोग असहयोग में बदल चुका था और अब वो एक सशक्त जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे थे। तो गांधी जी अंग्रेजी राज के प्रति सहयोग से लेकर असहयोग, सहयोग से लेकर असहयोग अर्थात असहयोग जन आंदोलन, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को
महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अखिल भारतीय स्तर का पहला सशक्त जन आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो 1 अगस्त 1920 से लेकर के ये 5 फरवरी 1922 तक बड़े मजबूती से चला। फिर चौरी चौरा की वारदात हुई और गांधी जी ने बड़े सोच समझकर चौरी चौरा की उस हिंसक वारदात के पश्चात इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और उस वापसी के बहुत सारे कारण थे जो गांधी जी को समझ में आए थे, जबकि बहुत सारे अन्य नेतृत्वकर्ताओं या लोगों को उस समय समझ में नहीं आया था। तो असहयोग आंदोलन जब समाप्त होता है तो इसके बाद हम देखते हैं घुमड़ते बादल, उमड़ते घुमड़ते बादल। तो घुमड़ते बादल का अर्थ यहां पे यह है कि पृष्ठभूमि बन रही थी। किसके लिए? पृष्ठभूमि बन रही थी एक अन्य सशक्त जन आंदोलन के लिए जो दुनिया के चुनिंदा पूर्णतः नॉन वायलेंट के अहिंसात्मक जन आंदोलन हुआ है, सबसे सशक्त जन आंदोलनों में से एक, और वो भी पूर्णतः नॉन वायलेंट अहिंसात्मक जन आंदोलन। तो वो है पृष्ठभूमि। किसकी पृष्ठभूमि? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे बनी और फिर वो आंदोलन प्रारंभ कैसे किया गया, कैसे इसको संचालित किया गया। और सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन और ओवरऑल इन आंदोलनों के प्रभाव। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग गांधी जी के 2 सशक्त जन आंदोलनों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी इसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फाइनल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस है, आजादी की अंतिम पुकार है। तो इसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में स्टडी कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही स्टडी करेंगे हम लोग, लेकिन इसको स्टडी करें इसके पहले कि महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों तक, बच्चों तक पहुंचानी है। जैसे कि अगर आप यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए देख रहे हैं और 1 साल का प्रोग्राम 2026 के लिए, तो इसके लिए हमारे पास आप बच्चों के लिए प्रहार इंग्लिश बैच है और प्रहार हिंदी माध्यम और टाइटन एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच जो यूजुअली 22,999 के लिए उपलब्ध होता है, वो सिर्फ 9,999 रुपए पर आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और अगर 2 वर्षीय यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आप चाहते हैं तो वो हमारे पास है 2 ईयर 2027 को टारगेट करके संकल्प इंग्लिश बैच और संकल्प हिंदी मीडियम और पिनाकल एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच जो 25,999 पे उपलब्ध होता है, लेकिन ये सिर्फ 13,499 रुपयों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। और अगर त्रिवर्षीय 3 साल का कोर्स आप देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई 2028 के लिए, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए प्रारंभ बैच है इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम और ये 59,999 पे अवेलेबल होता है, लेकिन वो 31,999 पे अवेलेबल कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सत्र। तो के गांधी जी का प्रथम और अखिल भारतीय स्तर का जो जन आंदोलन होगा और वो सीधे सीधे अंग्रेजी राज से टकराहट होगी। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 से समाप्त होता है। इस दौरान जो महात्मा गांधी ने प्रारंभिक गतिविधियां की थी वो जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हंगर स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, ये तीनों ही आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पे नहीं थे और ना ही अंग्रेजी राज के साथ सीधे टकराहट थी, कोई संघर्ष था। यहां गांधी जी ने इन तीनों स्थलों पर सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय लोगों के समस्याओं का समाधान करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया था। जब चंपारण में
नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान किया, तिनकटिया पद्धति को समाप्त करवाया। अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या का समाधान निकाला और खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह किया ताकि किसानों को पूर्ण लगान माफी मिल सके। तो ये तीनों ही सफलतापूर्वक संचालित किए गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1918 के बाद जब परिस्थितियों ने तेजी से करवट ली और इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका था और एक घटना घटी जिसने न केवल समस्त भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को अंदर से हिलाकर झकझोर कर रख दिया, और वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने ट्रूप को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था और कई मिनट तक 1600-1700 राउंड गोलियां चली थी, और अंग्रेजी सरकार के आंकड़ों पर अगर हम भरोसा करें तो उस दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेजी सरकार के आंकड़े के हिसाब से 379 लोग, 379 इंडियंस, 379 लोगों को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था। और ये इतनी बड़ी वारदात थी कि सारा विश्व हिल गया, और भारत में तो खैर सारे लोग स्तब्ध निशब्द रह गए कि अरे ये क्या हो गया, इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी क्रूरता, इतना दरिंदगी, इतना वैशीपना अंग्रेजों ने दिखाया था। और फिर ये एक निर्णायक मोड़ साबित होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कि गांधी जी का अंग्रेजी राज के प्रति जर्मनी साम्राज्यवाद के विरोध में दिया गया सहयोग अब असहयोग में बदल चुका था, और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में सशक्त जन आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर प्रारंभ किया गया, जिसे कहा गया असहयोग आंदोलन, क्योंकि अब गांधी जी किसी भी कीमत पर अंग्रेजी राज के लिए सहयोग नहीं करने जा रहे थे, चाहे वो जर्मनी या किसी अन्य साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां 1918 के बाद परिस्थितियों ने भी करवट ली और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़ बनता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, और यहीं से जो अभी तक छोटे स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे सत्याग्रह हुआ करते थे, आंदोलन हुआ करते थे, अब वो बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय स्तर के जन आंदोलन होने जा रहे थे। और ये दो हुए, पहला असहयोग और दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन होते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक निर्णायक मोड़ होता है। तो इसे पहले हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली वहां तक परिस्थितियां पहुंची कैसे, वहां तक पहुंच कैसे हुई, कि टर्निंग पॉइंट बना कैसे ये। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये आदमी जिसे अमृतसर का बुच्चड़ कहा जाता है, कसाई, अमृतसर का कसाई, जिसपे ये पूरी बुक ही लिखी गई है, कभी मौका मिलेगा लाइफ में तो पढ़ा जाएगा, पढ़िएगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो जो पढ़ना है कोर्स वही पढ़िएगा। तो द बुच्चर ऑफ अमृतसर, ब्रिगेडियर जनरल डायर ordered his troops to open fire and 379 Indians were shot dead. तो यहां तक पहले हमें पहुंचना होगा, इसे समझना होगा। तो हम देखिए, इसको देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1914, और इसी समय ब्रिटिश भारत की बरतानिया सरकार के ब्रिटिश भारत की सरकार वो एक कानून बनवाती है, एक कानून बनवाती है जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का नाम दिया गया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, DOI एक्ट, या इसे हम संक्षेप में DOI लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, DOI एक्ट 1915, या भारत, अंग्रेजों के हिसाब से भारत सुरक्षा अधिनियम, भारत सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया।
और अंग्रेजी सरकार के हिसाब से यह अति आवश्यक था प्रथम विश्व युद्ध के लिए, और यह अधिनियम प्रथम विश्व युद्ध होने तक लागू रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध तक लागू। और जिस दिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, यह कानून अपने आप लैप्स कर जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। ठीक है। अब यह कानून अंग्रेजी सरकार ने, बरतानिया सरकार ने, भारत की बरतानिया सरकार ने बनवाया। अब इस कानून में जो प्रावधान था, और उसमें जो सबसे खतरनाक प्रावधान था, वो ये कि इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन था। प्रिवेंटिव डिटेंशन मेजर फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर सरकार को किसी पे शक हो जाए बस कि ये आदमी गड़बड़ी फैला सकता है, और कोई गड़बड़ी या कोई आशंका इसकी वजह से कुछ हो सकता है, ये अंग्रेजी राज के खिलाफ कुछ कर सकता है, तो मात्र शक की बुनियाद पर, मात्र शक व शुबहा के आधार पर अंग्रेजी सरकार उस आदमी को उठा लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, डिटेन कर लेगी, निवारक निरोध, डिटेन कर लेगी। और वो डिटेंशन कितने महीने का होगा या कितने वर्ष का होगा? कुछ नहीं भाई, वर्ष महीना नहीं, जब तक चाहे तब तक। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मेजर फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, ये समस्या है, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो अनिश्चित कालीन निवारक निरोध का प्रावधान, वो भी मात्र शक की बुनियाद पर, शक के आधार पर। तो ये तो कानून ऐसा हो गया कि सरकार इस कानून के बहाने किसी को भी टांग ले, किसी को भी जेल में डाल दे, और कहां ले जाके डाले जेल में, कहां फेंक देगी, कितने साल के लिए, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये था कि ये कानून, भारत सुरक्षा अधिनियम, ये सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध तक के लिए लाया गया था। यहां पे देखिए ना, ये महत्वपूर्ण है कि ये कानून प्रथम विश्व युद्ध तक लागू रहेगा, लेकिन फिर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1918। प्रथम 1918 में समाप्त हो जाता है, और पेरिस शांति सम्मेलन 1919 से अधिकृत रूप से समाप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त। अब चूंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो ये DOI एक्ट अपने आप ही, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अपने आप ही लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये लैप्स कर गया क्योंकि ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए लाया गया था। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, ये ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा। लेकिन सरकार, बरतानिया सरकार भारत की, उसने ये सोचा, उसने ये समझा कि क्या इस कानून को आगे जारी रखा जाना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। तो इस कानून की या अधिनियम की सरकार को समीक्षा करनी थी। अधिनियम की समीक्षा थी, क्या इसे आगे जारी रखना है, आगे बढ़ाना है, या फिर इसे खत्म कर देना है। तो इसी बात के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई, कानून की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। सिडनी रॉलेट कमेटी। ठीक है, सिडनी रॉलेट कमेटी बनती है। तो सिडनी रॉलेट कमेटी, मतलब कमेटी का चेयरमैन सिडनी रॉलेट है, और इस कारणवश इसे रॉलेट कमेटी बोला गया, है ना, रॉलेट कमेटी। तो सिडनी रॉलेट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया
कि इससे रिकमेंडेशन दिया कि इससे प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जारी रखा जाए। इसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जारी रखा जाए। ठीक है। सिडनी रॉलेट कमिटी अनुशंसा देती है कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है इसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी कंटिन्यू किया जाए, जारी रखा जाए। तो इसी के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जहां अंग्रेज लोग कानून बनवाते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक विधेयक आता है। ठीक है। और इस विधेयक को जब पारित किया जाता है तो ये पारित होकर के कानून बनता है। और चूंकि सिडनी रॉलेट ने इसे रिकमेंड किया था, डीओआई एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस कानून को बोल दिया गया रॉलेट एक्ट। ठीक है। रॉलेट एक्ट बोला गया और ये एक्ट पास हुआ मार्च 1919 में। तो ये जो रॉलेट एक्ट था ये वास्तव में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ही था। तो ये जो एक्ट था ना, ये कुछ नया नहीं था, ये वास्तव में भारत सुरक्षा अधिनियम 1915 ही था, नए रूप में बस था। और इसमें भी वही था, निवारक निरोध का प्रावधान, प्रिवेंटिव डिटेंशन मेजर, अनिश्चित काल तक के लिए वो भी। तो अब इसी का विरोध करना था। तो ये तो बड़ा ही घटिया कानून था, बड़ा ही अजीब कानून था। तो इसी कानून को गांधी जी ने कहा कि ये कोई कानून है, ये तो काला कानून है, ये ब्लैक एक्ट है, काला कानून है, ब्लैक एक्ट है। और इलाहाबाद के एक प्रमुख वकील और स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये कानून, ये तो इसमें कुछ ना अपील हो सकती है, ना कोई दलील चलेगी, बिना अपील, बिना दलील व बिना वकील वाला अंधा कानून है। ना इसमें कोई अपील हो सकती है, ना इसमें कोई दलील हो सकती है, ना इसमें कोई वकील हो सकता है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन मेजर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो इसको सबने कंडेम किया, निंदा किया। गांधी जी ने काला कानून बोला, मोतीलाल नेहरू जी ने इसे कहा कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का है। और फिर दूसरी तरफ 6 अप्रैल को 1919, ठीक है, डेट्स पे ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने इसके विरोध में अखिल भारतीय सत्याग्रह का हड़ताल, सत्याग्रह का आयोजन किया। अखिल भारतीय स्तर पे सत्याग्रह का आयोजन किया। इसी को बोलते हैं ना रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। ये बात है 6 अप्रैल 1919 की। इसी बीच क्या होता है कि पंजाब में थोड़ी परिस्थितियां बिगड़ती हैं और पंजाब में
सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। वह पंजाब में अंग्रेजी सरकार लगा देती है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, मतलब सैन्य कानून, नागरिक कानून खत्म करके सैन्य कानून लगा दिया गया था। और पंजाब को ब्रिगेडियर जनरल डायर के हवाले कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा यहां पे, ठीक है। मार्शल लॉ लागू है और ब्रिगेडियर जनरल डायर के हाथ में पूरी शक्ति सरकार ने दे रखी थी। अब इसका विरोध करना था, तो 10 अप्रैल 1919 पंजाब के ही अमृतसर के जलियांवाला बाग में काफी सारे लोग एकत्रित थे। ये 10 अप्रैल देखिए, तो 10 अप्रैल 1919, ठीक है। 10 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। कुछ लोग देखिए इकट्ठा थे दो नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। दो नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करना था, क्योंकि हुआ क्या था कि इसी बीच एक घटना घटी थी 10 अप्रैल के पहले। तो सरकार ने क्या किया था, दो नेताओं को, सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार कर कहीं अज्ञात जगह लेकर चले गए। अब पता ही नहीं चला किसी को कि सरकार ने डिटेन कर लिया सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को और उड़ा के ले गए, पता नहीं कहां लेके चले गए। तो इन्हीं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए कुछ लोग वहां पे इकट्ठे थे। कहां पे? जलियांवाला बाग में। इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठे थे। और उस दिन सैकड़ों लोग जलियांवाला बाग में एक त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। सैकड़ों लोग, ठीक है, सैकड़ों लोग। 13 अप्रैल की बात है ये दोनों घटनाएं, ठीक है ना। 13 अप्रैल, वर्ष लिखा हुआ है 1919। तो 10 अप्रैल को नेताओं की गिरफ्तारी होती है। 10 अप्रैल को नेताओं की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को कुछ लोग बाग में एकत्रित होते हैं, कुछ लोग। लेकिन सैकड़ों लोग जो बाग में उस दिन इकट्ठा हुए, वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने नहीं आए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या कुछ घटना घटी थी। तो 13 अप्रैल को अमृतसर के आसपास के गांव से उस जगह पर जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्योहार मनाने इकट्ठा हुए थे।
एकत्रित हुए थे। और यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो चुका था और ब्रिगेडियर जनरल डायर के हवाले किया जा चुका था पूरा प्रशासन। वही देख रहा था सब कुछ, पूरा लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन। तो अब यहां पे जब लोग इकट्ठा हैं 13 अप्रैल को, तो यहां पे पहुंच जाता है ब्रिगेडियर जनरल डायर ने निहत्थे व निर्दोष, वो उन्हें कुछ नहीं पता था किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में उस दिन। वो सैकड़ों लोग जो इकट्ठा हुए थे वो सिर्फ बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा होते थे और कोई भी उनकी मंशा नहीं थी। निर्दोष और निहत्थे लोग थे। और बाकी जो कुछ हुआ पूरी दुनिया जानती है। और इसने गोलियां चलवा दी। रेजिमेंट को बोला, सिपाहियों को ऑर्डर दिया, गोलियां चलाओ। 1600 से भी ज्यादा राउंड की फायरिंग हुई, कई मिनट तक फायरिंग होती रही। और सरकारी आंकड़ों में, जबकि ये नंबर काफी ज्यादा रहा होगा, तो अंग्रेजी सरकार के अनुसार 379 लोग उस दिन मार दिए गए। हमारे लिए तो शहीद हो गए, ठीक है, हम तो उन्हें शहीद कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो 379 लोगों को शहीद कर दिया गया था और निहत्थे और पूरी तरह से निर्दोष लोगों के साथ ये बर्बर और निंदनीय, अति निंदनीय वारदात किया गया था। अब इसी के बाद पूरी दुनिया भर में अंग्रेजों की बड़ी थूथू हो गई कि ये इतनी बड़ी वारदात कैसे कर दी गई। 379 लोग, वो तो इन्होंने बताया अंग्रेजों ने, नंबर तो बहुत ज्यादा रहा होगा, कई सौ और ज्यादा रहा होगा, ठीक है। तो ये कारण गांधी जी सहित किसी भी आदमी के लिए मोर देन इनफ, पर्याप्त से भी ज्यादा पर्याप्त है कि उसका अभी तक जो अंग्रेजी राज के प्रति सहयोग रहा था अब वो पूरी तरह से असहयोग में बदल जाएगा। और इतनी ही नहीं, यहां से तो अभी अंग्रेजी राज की निर्लज्जता दिखेगी आपको कि जब दुनिया भर से दबाव पड़ा तो इसके लिए जांच बिठाई गई। ब्रिगेडियर जनरल डायर के एक्ट पर जांच बिठाई गई। किसकी जांच करिए भाई, इसने क्या गलत कही, क्या सही किया। तो जांच बिठाते बिठाते, देखिए 13 अप्रैल 1919 की वारदात है। जांच बिठाते बिठाते क्या आ गया, अक्टूबर आ गया 1919। और 29 अक्टूबर को जाकर के अंततः 1919 में, तो आधा अप्रैल बीत गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का 29वां तारीख, तो 6.5 महीने के बाद जाकर के लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ने इसमें इंक्वायरी कमीशन लगाया, जांच आयोग बिठाया और उसकी अध्यक्षता किया विलियम विल्सन हंटर ने, W हंटर ने अध्यक्षता किया। और जांच रिपोर्ट में क्या आया कि ब्रिगेडियर जनरल डायर पूरी तरह से निर्दोष है। और गांधी जी ने बोला ये तो हद हो गई, ये तो रिपोर्ट है, मजाक बना के रख दिया है। ये रिपोर्ट है कि पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती कर रखा है अंग्रेजी सर, इन्होंने कमीशन ने और अंग्रेजी सरकार ने, ये पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती है। तो इसके बाद अक्टूबर 1919 में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया और इसने
डायर को पूर्णतः निर्दोष, ये तो मतलब हद था, पूर्णतः निर्दोष बताया। लेकिन गांधी जी ने इसे कहा ये रिपोर्ट है, ये एक एक पन्ना, पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लिपापोती है। और अभी यही नहीं, इतनी निर्लज्जता अंग्रेजों के लिए काफी नहीं थी। तो ब्रिगेडियर जनरल डायर जब इंग्लैंड वापस गया तो वहां पर उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर का बढ़िया स्वागत किया गया। डायर का स्वागत हुआ। सोचिए जरा कि 379 लोगों का हत्यारा अंग्रेजी सरकार के आंकड़े के अनुसार, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसका ग्रैंड वेलकम किया गया था। और इतना भी नहीं, निर्लज्जता काफी थी अंग्रेजों के लिए। वहां पर एक न्यूज़पेपर चलता था, मॉर्निंग पोस्ट। तो मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने, मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने डायर के लिए एक भारी चंदा इकट्ठा किया, फंड रेज किया। करीब 30-35 हजार पाउंड का चंदा इकट्ठा कर गिफ्ट दिया उसको कि बहुत बढ़िया, आपने तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बचा लिया, आप तो उद्धारक हैं, ये बोल करके। तो ये इतनी ज्यादा निर्लज्जता थी, इतनी ज्यादा निर्लज्जता थी अंग्रेजी राज की, यहां से लेकर के भारत की बरतानिया सरकार से लेकर के इंग्लैंड की बरतानिया सरकार ने निर्लज्जता की सारी सीमाएं तोड़ दी थी अंग्रेजों ने। तो अब जाहिर सी बात है कि किसी का भी सहयोग अब बदल जाएगा असहयोग में। तो ये असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किए जाने का एक मूल कारण बन जाएगा, मूल कारण बनता है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य भी कारण है जो खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा एक अन्य कारण बनता है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय मुसलमानों से कहा था कि आप लोग सेना में भर्ती हो, आप लोग अंग्रेजों के लिए लड़ो। ब्रिटिश सरकार ने कहा मुस्लिम सेना में भर्ती हो। तो ठीक है भाई, सेना में भर्ती हो, तो बदले में क्या? तो अंग्रेजी सरकार ने बोला कि इसके बदले में खलीफा का ऑनर, सम्मान बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि उस्मानिया साम्राज्य या ओटोमन एम्पायर प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था, और उस्मानिया साम्राज्य का जो सुल्तान होता था, वो तुर्की का सुल्तान, उस्मानिया साम्राज्य का सुल्तान, वो पूरे दुनिया के इस्लामी जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु यानी कि खलीफा भी होता था। तो इंग्लैंड और भारत की सरकार ने बोला कि अगर भारत के मुसलमान सेना में भर्ती होंगे तो बदले में जब इंग्लैंड जीत जाएगा और उस्मानिया साम्राज्य जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा लड़ रहा था, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन्स या उस्मानिया साम्राज्य जब वो हारेंगे तो खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय, जो तुर्की का सुल्तान भी था, ओटोमन एम्पायर तुर्की का सुल्तान भी था, उसका सम्मान बरकरार रखा जाएगा। लेकिन इधर प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ
तो इंग्लैंड और फ्रांस की जीत हुई, तो इंग्लैंड व फ्रांस विजयी। तो उस्मानिया साम्राज्य, जर्मनी और ऑस्ट्रिया पराजित हुए। तो इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया, मतलब उसका जो सम्मान होता है ना, वो सम्मान नहीं किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। और इधर इंडियन मुसलमान ये सोच के अंग्रेजी सेना में गए थे कि वो अंग्रेजी सेना में शामिल होंगे तो बदले में इंग्लैंड खलीफा का सम्मान बरकरार रखेगा, बदले में इंग्लैंड खलीफा का सम्मान बचा करके रखेगा, बरकरार रखेगा। लेकिन अंग्रेजों ने बेवकूफ बना दिया था इंडियन मुसलमानों को कि सेना में भर्ती भी करा लिया और खलीफा की बेइज्जती भी निकाल दी। अब्दुल मजीद द्वितीय उस्मानिया साम्राज्य या तुर्की का जो सुल्तान हुआ करता था, तो ये तो सरासर मुसलमानों के साथ चीटिंग कर दिया सरकार ने। तो मुसलमानों के साथ सरकार की तरफ से धोखा हो गया कि वो सेना में भर्ती हो भी गए और खलीफा का सम्मान भी नहीं बचा। तो इसी धोखे का विरोध, कि ये तो गलत बात है भाई, वादा खिलाफी है, तो इसका विरोध किया गया। तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली ने उसी वर्ष एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसे कहा गया खिलाफत आंदोलन। खलीफा से संबंधित खिलाफत आंदोलन की संज्ञा दी गई, ठीक है ना। और इन्होंने अपील किया गांधी जी व कांग्रेस से अपील की वे साथ दें व नेतृत्व प्रदान करें, साथ दें और नेतृत्व प्रदान करें। गांधी जी ने देखा कि यद्यपि कि यह मुद्दा सीधे तौर पे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ तो नहीं है, एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन गांधी जी को लगा कि ये तो एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को बड़े मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पे ये स्वर्णिम अवसर है, सुनहरा अवसर है। तो गांधी जी ने तुरंत साथ दिया, कांग्रेस एवं गांधी जी ने साथ दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता भी मजबूत हो जाएगी, राष्ट्रीय आंदोलन भी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि अन्याय हुआ है लोगों के साथ, इंडियन मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, तो अन्याय का विरोध करना हर सत्याग्रही का परम नैतिक दायित्व होता है, इसलिए हम इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे। तो गांधी जी न केवल इस आंदोलन में सम्मिलित हुए, बल्कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन को अपना सशक्त नेतृत्व भी प्रदान किया। और इसी बीच सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया 1919, जिसके प्रावधानों से बहुत सारे भारतीय संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये सब मिलजुल करके एक बड़ा कारण बन जाता है, मिलजुल करके, कि अब राष्ट्रीय आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जाए, विकसित किया जाए। और इन सब कारणों का मिला जुला परिणाम था कि 1 अगस्त 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में सशक्त जन आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे असहयोग कहा गया, कि हम अब अंग्रेजी राज के साथ किसी भी तरीके का सहयोग किसी भी पैमाने पर नहीं करने जा रहे हैं। और अब ये सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला संघर्ष होगा अंग्रेजी राज के विरोध में। तो ये पृष्ठभूमि। अब यहां से आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को कैसे बढ़ाया गया और कैसे इसका डाउनफॉल हुआ, कैसे इसे गांधी जी ने किन कारणों से क्या सोच करके चौरी चौरा की घटना या वारदात के बाद वापस लिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का इशू, खिलाफत का मुद्दा, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से जो हाथ लगी निराशा थी, इन सब कारणों का मिला जुला परिणाम था कि 1 अगस्त 1920 को
कांग्रेस पार्टी द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया और उसी दिन महान राष्ट्रवादी नेता द्वितीय चरण के सर्वप्रमुख सर्वमान्य नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके सम्मान में असहयोग आंदोलन में उस दौरान एक फंड का चंदा इकट्ठा करने का प्रोग्राम था, तो उसका नाम ही रखा गया तिलक स्वराज फंड। और कुछ ही दिन में तिलक स्वराज फंड अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को पार कर गया। यानी चंदा इकट्ठा करना था, वो कुछ ही दिन में हो गया, भर गया पूरा। तो जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो अब असहयोग आंदोलन सीधे तौर पे महात्मा गांधी के नेतृत्व में और उनके द्वारा अंग्रेजी राज से लिया गया डायरेक्ट प्रतिरोध था। अभी तक महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कुछ भी गतिविधियां की थी, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो या अहमदाबाद मिल हड़ताल, भूख हड़ताल, या फिर खेड़ा सत्याग्रह हो, वो स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया था महात्मा गांधी ने। और वो तीनों ही गतिविधियां अंग्रेजी राज के साथ प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष नहीं थी, लेकिन असहयोग आंदोलन अंग्रेजी राज के साथ सीधे टकराहट थी, यद्यपि कि रास्ता अहिंसा और सत्याग्रह का ही होगा, क्योंकि गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते में अहिंसा सर्वप्रमुख मार्ग होगा और वो सर्वमान्य होगा। और अहिंसा को हिंसा के द्वारा किसी भी हालत में प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी के लिए नॉन वायलेंस, अहिंसा, वो सिद्धांतों का मुद्दा था, रणनीति का कोई मुद्दा नहीं था। ठीक है, तो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और गांधी जी ने कहा कि मैं गांधी हूं, वो कह रहे हैं कि मैं गांधी हूं और मैं अपने तौर तरीके से, सौम्य तरीके से, क्योंकि गांधी जी के मार्ग में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं सौम्य तरीके से दुनिया हिला दूंगा, दुनिया को बदलने की क्षमता रखता हूं, सौम्य तरीके से। तो यह सौम्य तरीका है अहिंसा व सत्य के लिए अड़ जाना, चाहे उस प्रयास में, उस रास्ते में जान ही क्यों ना चली जाए। और इसीलिए देखिए, गांधी जी जब अनशन किया करते थे तो उनका अनशन साधारण नहीं होता था, उनका अनशन होता था आमरण अनशन, हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ, हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ। और जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो बहुत सी गतिविधियां की गई, तमाम गतिविधियां की गई। तो असहयोग आंदोलन में जो गतिविधियां की गई वो, उनको हम अगर ऑब्जर्व करें, उनका परीक्षण करें, तो हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रत्यक्ष गतिविधियां जो असहयोग आंदोलन का सीधे तौर पे परिणाम थी, और परोक्ष या अप्रत्यक्ष गतिविधियां जो असहयोग आंदोलन का परिणाम तो नहीं थी, वो पहले से चल रही थी, लेकिन एक बार जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है तो वो गतिविधियां असहयोग आंदोलन का अभिन्न अंग बन जाती हैं, वो इंटीग्रल पार्ट होकर के असहयोग आंदोलन में मर्ज कर जाती है या फिर समा जाती है। तो पहले हम परोक्ष गतिविधियां देखते हैं जो असहयोग आंदोलन का परिणाम नहीं थी, असहयोग आंदोलन का परिणाम नहीं थी, परंतु वो पहले से कुछ ना कुछ मुद्दों को लेकर के चली आ रही थी। लेकिन एक बार जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है तो वो समस्त गतिविधियां जो पहले से चली आ रही थी वो असहयोग आंदोलन में ही मर्ज कर जाती हैं, समा जाती हैं। जैसे कि अवध में 1918 से ही एक किसान आंदोलन चल रहा था और उसे नाम दिया गया था एका किसान आंदोलन। एका का अर्थ यहां पे एकता, सॉलिडारिटी से, किसानों के बीच की एकता।
और किसानों ने, अवध के किसानों ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। बाबा रामचंद्र कोई किसान नेता नहीं थे, बल्कि वो एक संत पुरुष थे और गांव-गांव, घर-घर जाकर अवध क्षेत्र में लोगों को रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाया करते थे। और जब उन्होंने देखा, बाबा रामचंद्र ने, कि अवध के किसान अंग्रेजी राज की लगान नीतियों के कारण भारी मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया एका किसान आंदोलन को। और एक गड्ढा खोदा जाता, उसमें गंगा जल डाला जाता और गंगा जल हाथ में लेकर के शपथ ली जाती कि हम अंग्रेजी राज से संघर्ष करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए। तो एका किसान आंदोलन का नेतृत्व धार्मिक प्रवृत्ति के एक संत पुरुष बाबा रामचंद्र ने किया, जबकि उसमें 3 किसान नेताओं ने अपना नेतृत्व बहुत बढ़िया से प्रदान किया, जिसमें झिंगुरी प्रसाद, माता बदल पांडे और इंदु नारायण द्विवेदी प्रमुख किसान नेता थे। तो अवध में चल रहा एका किसान आंदोलन जो पहले से चल रहा था, और वो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर उसी में समा जाता है। एक दूसरा, पंजाब में भी असहयोग आंदोलन के पहले से ही एक आंदोलन चल रहा था, जिसे कहा गया बब्बर अकाली आंदोलन। तो पंजाब में चल रहा बब्बर अकाली आंदोलन असहयोग आंदोलन में समा जाएगा। अब वहां क्या मुद्दा था? वहां मुद्दा यह था कि पंजाब के गुरुद्वारों को भ्रष्ट पुरोहितों या महंतों ने अपने चंगुल में ले लिया था, और वो गुरुद्वारों का प्रयोग अपने भ्रष्ट गतिविधियों के लिए किया करते थे। तो जो पंजाब का शिक्षित मध्यम वर्ग था, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, उन्होंने अपने गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के चंगुल से आजाद करने के लिए एक सशक्त आंदोलन प्रारंभ किया, और उसी आंदोलन को कहा गया बब्बर अकाली आंदोलन। और ये प्रयास कर रहे थे, यद्यपि कि उनका प्रयास 1925 में जाकर के सफल हो पाया था, लेकिन उस समय वो प्रयासरत थे जब असहयोग आंदोलन चला था। और जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, तो बब्बर अकाली आंदोलन भी असहयोग आंदोलन में ही समा जाता है। और उधर बंगाल असम रेलवे के कार्यकर्ताओं ने हड़ताल कर रखी थी, ऑफिशियल्स ने हड़ताल कर रखी, जो इंडियंस थे, और स्टीमर सेवाओं पर भी लोगों ने हड़ताल कर रखी थी अपनी मांगों को लेकर के। और जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, तो ये लोग जो असम बंगाल रेलवे में हड़ताल पे थे और स्टीमर सेवाओं में हड़ताल पर थे, वो सारे के सारे लोग असहयोग आंदोलन में आ जाते हैं। इससे असहयोग आंदोलन का दायरा काफी बढ़ जाता है, वो काफी विस्तार मिलता है, मजबूती मिलती है। तो ये परोक्ष या अप्रत्यक्ष गतिविधियां हैं। और असहयोग आंदोलन के दौरान जो प्रत्यक्ष गतिविधियां की गई, वो प्रत्यक्ष गतिविधियां बहिष्कार से जुड़ी हुई हैं। और बहिष्कार आप पहले से जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में भी पढ़ा था कि बहिष्कार का अर्थ था विस्तारित बहिष्कार, एक्सटेंडेड बायकॉट। तो यहां पे एक्सटेंडेड बायकॉट का स्लोगन दिया गया, डिमांड किया गया, एक्सटेंडेड बायकॉट अर्थात विस्तारित बहिष्कार, उन सभी चीजों का बहिष्कार जो किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंग्रेजी राज से जुड़ी हुई हो। जैसे अंग्रेजों के स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार, उनके स्कूल कॉलेजों का, उनके बैंकिंग सिस्टम का बहिष्कार,
मैनचेस्टर के कपड़ों का बहिष्कार, लिवरपूल के नमक का बहिष्कार, हर उस चीज का बहिष्कार जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी राज के साथ जुड़ी हुई हो। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इस समय ब्रिटिश भारत की अदालतों का बहिष्कार का नारा दिया गया। तो ब्रिटिश कोर्ट ऑफ लॉ का बहिष्कार कर दिया गया गांधी जी के नेतृत्व में, और कई प्रमुख भारतीय वकीलों ने अपनी अपनी वकालतें छोड़ दिया। यद्यपि कि वो अच्छी कमाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर नारा दिया गया है बहिष्कार का, विस्तारित बहिष्कार का, तो हम काम धाम नहीं करेंगे। तो कई प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालतों को छोड़ा। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली एडवोकेट, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल जैसे तमाम वकीलों ने, प्रमुख वकीलों ने अपनी अपनी ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, वकालत को छोड़ दिया था। एक तो ये। फिर दूसरा, अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया। और जब अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया, तो उन शिक्षण संस्थानों का जब हम बहिष्कार करेंगे तो हमारे बाल बच्चे कहां पढ़ेंगे, भारतीय लोग कहां पढ़ेंगे। तो अब भारतीयों को पढ़ाने के लिए स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी पड़ेगी। और फिर स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जैसे काशी विद्यापीठ बनारस में, अभी उसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहा जाता है, यूनिवर्सिटी है। तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, और उस समय अलीगढ़ में स्थापित हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया जैसा राष्ट्रवादी संगठन, और जिसे संस्थान, और जिसे बाद में अलीगढ़ से हटा करके दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो अभी जामिया मिलिया इस्लामिया आज देश का एक प्रमुख, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, जो देश के हजारों लाखों लोगों को शिक्षा और उच्च शिक्षा दे रहा है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे स्वदेशी संस्थानों की स्थापना और ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, फिर मैनचेस्टर के कपड़े का बहिष्कार, और मैनचेस्टर के कपड़ों का होलिका दहन किया गया। ठीक है, और यह सबसे सफल कार्यक्रम, मैनचेस्टर के कपड़ों का बहिष्कार और होलिका दहन, यह सबसे सफल कार्यक्रम बना। और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार, और शराब की लीकर शॉप्स पर, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन कर दिया गया कि बिकने ही नहीं देंगे शराब, विदेशी शराब। विदेशी शराब ना बिकने देने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि देशी शराब का प्रमोशन हो रहा है। देशी शराब, विदेशी शराब, किसी भी प्रकार की शराब वो नहीं बिकने देंगे। इवन ताड़ी तक नहीं बिकने देंगे। वो जो ताड़ के पेड़ से निकलता ना जूस, उसको रात भर फर्मेंट करा करके सुबह उतारते हैं, ताड़ के पेड़ पे जो लोग चढ़ते हैं, फिर वो लोग मिट्टी के बर्तन में या जिस भी प्लास्टिक में आजकल वो लोग पीते हैं। ताड़ी बोलते हैं उसको गांव में। गांव वाले लोग जानते होंगे ताड़ी। बताइएगा आपके अपने क्षेत्र में ताड़ी को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो गांधी जी ने अपने तौर तरीके से शुरू कर दिया और चरखा चलाना, कताई बुनाई शुरू कर दिया गया, क्योंकि चरखा चलाना सिर्फ राजनीति का मुद्दा यहां पे नहीं था। चरखा चलाना आत्मनिर्भरता एवं आत्म शक्ति का प्रतीक था। आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति। और बहिष्कार तो था ही था कि मैनचेस्टर के कारखानों में बना हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, चाहे हम आधा धोती ही पहनेंगे और अपने हाथ से सूत काट करके कपड़ा बुन करके पहन लेंगे, लेकिन मैनचेस्टर के कपड़ों का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। तो चरखा बन गया मजबूती का प्रतीक, मजबूरी का नहीं, मजबूती का प्रतीक। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और स्वदेशी का प्रमोशन। चरखा के अलावा देखिए विद्यार्थी लोग क्या बातें कर रहे हैं आपस में। द महात्मा इज राइट, महात्मा गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट अस गिव अप दिस एजुकेशन, ये अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को हम त्याग देते हैं फॉर स्लेवरी एंड ज्वाइन द नेशनल विद्यापीठ, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षण संस्थान हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं। तो क्यों ना हम अंग्रेजी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार करें और जो स्वदेशी शिक्षण संस्थान स्थापित हो रहे
उनमें पढ़ाई किया जाए, तो उनमें पढ़ाई किया जा रहा है। विद्यार्थी लोग ये शुरू कर दिया इन्होंने, जो कॉल दिया गया। और यहां पर देखिए विदेशी यानी कि मैनचेस्टर के कपड़ों का होलिका दहन किया जा रहा है। मैनचेस्टर के विदेशी कपड़ों का सार्वजनिक दहन किया जा रहा है। ठीक है, तो बायकॉट फॉरेन क्लॉथ, बायकॉट फॉरेन क्लॉथ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। डाउन विद द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वंदे मातरम, मां तुझे सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। ये सब हो गया। ठीक है, और गांधी जी कह रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और हम भारत के गांव के तमाम दुर्गम गांव के लोग वो राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं आ सकते हैं अगर, तो हमें उनके पास चलना होगा। यही एक बड़ा अंतर है पूर्व के नेताओं में और नेतृत्वकर्ताओं में और महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कि जब पूर्व के नेतृत्वकर्ता ये उम्मीद लगाते थे कि लोग राष्ट्रीय आंदोलन में आएंगे, तो महात्मा गांधी ने यह समझा कि दुर्गम से दुर्गम गांव के लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना हम उनके पास चलें। तो गांव गांव, घर घर, पगडंडी पगडंडी गांधी जी पद यात्रा करके लोगों तक अपनी पहुंच बनाते थे, और इसीलिए वो एक जन आधारित जन आंदोलनों के सबसे प्रमुख या सर्वप्रमुख नेतृत्वकर्ता बनकर उभरते हैं। तो ये बड़े जोर शोर से चला के असहयोग आंदोलन, और इसी समय खादी, खादी कपड़ा, खादी का वस्त्र, ये स्वदेशी आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का प्रतीक बन गया। तो खादी फ्रीड द पीपल फ्रॉम कल्चरल स्लेवरी ऑफ द इंग्लिश। खादी ने सांस्कृतिक मानसिक गुलामी से लोगों को, भारतीयों को आजाद कराना शुरू किया, इंग्लिश, एंड मेड देम कॉन्शियस ऑफ देमसेल्व्स एज इंडियंस, और लोगों में यह भाव पैदा किया कि हम भारतीय हैं। ठीक है, एंड इट बिकेम द यूनिफॉर्म ऑफ गांधीज नॉन वायलेंट आर्मी ऑफ स्वराज। और जो लोग अहिंसात्मक रास्ते पर, सत्याग्रह के रास्ते पे चल के संघर्ष करके देश को आजाद कराना चाह रहे थे, ये उनका परिधान राष्ट्रीय परिधान बन जाता है, और द स्वराज, और स्वराज को प्रतीक बन रहा है। ये आगे चल के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था। लेकिन जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में असहयोग आंदोलन ने एक हिंसक मोड़ ले लिया। एक हिंसक मोड़ ले लिया कि सत्याग्रहियों के एक दल ने, जिनका नेतृत्व भगवान दास कर रहे थे, वो लोग एक पुलिस स्टेशन के पास से गुजरे, कुछ कहा सुनी हुई, और उसी में 1-2 दिन पहले से भी लोकल लेवल पे कहा सुनी, लाठीचार्ज हो चुका था। तो लोग थोड़े भड़क गए, सत्याग्रही थोड़े भड़क गए, और उन्होंने भड़क कर पुलिस वालों को दौड़ा दिया। पुलिस वालों ने अंदर से चिटकिनी बंद की, और इन लोगों ने बाहर से आग लगा दिया, और उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी इस आंदोलन से बड़े क्षुब्ध हुए, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, वापस लिया जा रहा है। तो 5 फरवरी 1922 को ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के वापसी की घोषणा कर दी। यद्यपि कि गांधी जी के इस निर्णय को एक सप्ताह के बाद 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग बॉडी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद ने पारित किया। तो गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को ही अपने स्तर पर कह दिया
कि अब वे असहयोग आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद ने गांधी जी के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी और इस प्रकार असहयोग आंदोलन, जो कि पहला अखिल भारतीय स्तर का सशक्त जन आंदोलन था, वो वापस ले लिया गया। और जब वापस लिया गया, हिंसा हो गई थी और सिर्फ चौरी चौरा में ही नहीं, और भी 2-3 जगहों पे छोटी मोटी हिंसक वारदातें हुई थी। और यह समझ में आ गया कि अभी भी लोग अहिंसा को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। गांधी जी ने यह समझा कि लोग अभी भी अहिंसा को पूरी तरह से ना तो समझ पाए हैं और ना ही आत्मसात कर पाए हैं। तो बट पीपल हैड नॉट येट लर्न द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। On the arrival of Prince of Wales in Bombay on November 17, 1921, तो नवंबर 1921 में वेल्स के, इंग्लैंड के बगल में, वेल्स के राजकुमार को बुलाया गया कि भारतीयों में अंग्रेजी राज के प्रति स्वामी भक्ति जगेगी। स्वामी भक्ति तो नहीं जगी, लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स का भयंकर बाइकआउट, बहिष्कार जरूर कर दिया गया। जहां जहां प्रिंस ऑफ वेल्स गया, प्रिंस ऑफ वेल्स मुर्दाबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स वापस जाओ के नारे से उनका स्वागत किया गया, उसकी वाट लगा के रख दी गई बोले तो। और जब प्रिंस ऑफ वेल्स बॉम्बे आया तो 17 नवंबर 1921 को शहर में दंगे फसाद हो गए थे। ठीक है, शहर में दंगे हो गए। और इसके अलावा जनवरी 1922 में मद्रास में भी कुछ हलचल हुई थी, हल्के फुल्के हिंसक वारदात हुई थी। और फिर चौरी चौरा में तो तगड़ी वारदात हो गई और पूरे एक साथ 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। तो बॉम्बे में हमें हिंसक वारदात देखने को मिली, मद्रास में हिंसक वारदात देखने को मिली और गोरखपुर के चौरी चौरा में ही ऐसा देखने को मिला। ठीक है, अब इसीलिए महात्मा गांधी ने देखा कि लोगों ने अभी अहिंसा के रास्ते को पूरी तरह से समझा नहीं है, आत्मसात नहीं कर पाए हैं। अतः ऐसा करते हैं कि आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लेते हैं। यद्यपि कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने से कई अन्य नेता इस बात से थोड़े नाखुश हुए, नाराज हुए। विशेष तौर पे सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता, जो ये समझ रहे थे कि जब एक जगह पे या 2-3 जगहों पे छोटी छोटी हिंसा या एक जगह पे बड़ी भी चौरी चौरा में वारदात हुई तो वहां पे वापस ले लेते। पूरे देश में आंदोलन वापस लेने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। लेकिन महात्मा गांधी को पता था कि उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया था। वो बहुत सोच समझ करके उन्होंने यह निर्णय लिया था। और पहली बात तो यह देखिए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, उसमें एक बड़ा मुद्दा यह था कि महात्मा गांधी के लिए अहिंसा सिद्धांत का विषय था। महात्मा गांधी के लिए अहिंसा सिद्धांत का विषय था, न कि रणनीति का विषय। तो अन्य नेताओं के लिए, जैसे सुभाष बाबू के लिए या किसी अन्य के लिए, अहिंसा रणनीति का मुद्दा अधिक था, बल्कि महात्मा गांधी के लिए अहिंसा रणनीति का मुद्दा नहीं था, वो सिद्धांतों का मुद्दा था। और गांधी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। इस वजह से गांधी जी ने तुरंत वापसी की घोषणा कर दी। दूसरा ये कि यह सच है कि असहयोग आंदोलन के अचानक वापसी से लोगों में निराशा का भाव आया, निष्क्रियता का भाव आया। लेकिन जरा यह भी तो सोचिए कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाए गए थे और अब अगर अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र चालू होता और अगर सरकार मारपीट पे उतारू होती, जो कि होती ही होती सरकार, और बहुत मारती, और अगर सरकार को दमन करने का मौका मिल जाता, बर्बरता पूर्वक दमन करने का सरकार को मौका मिल जाता, तो ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो जो अंग्रेज प्रहार करते ना, और अंग्रेज प्रहार करते तो बहुत ही बुरे तरीके से प्रहार करते, तो फिर लोग अगले 10, 15, 20 साल तक के लिए नजर ना आते किसी अन्य आंदोलन में। अंग्रेज इतना कूट देते, मार देते। तो गांधी जी ने सोचा कि ठीक है, थोड़े समय के लिए लोगों में निराशा आएगी, लेकिन लंबी रणनीति जब चल रही है, दीर्घकालिक रणनीति चल रही, तो फिलहाल वापस ले लिया जाए। तो उन्होंने
वापस ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि अगर क्रूर दमन होता तो क्रूर दमन से, सरकार के द्वारा क्रूर दमन से लंबे समय तक निष्क्रियता आ जाती, तो लंबे समय तक निष्क्रियता आ जाती तो अच्छा नहीं होता। तो ठीक है भाई, क्षणिक रूप से थोड़े समय के लिए निष्क्रियता ज्यादा बेहतर है। और वैसे भी कि हमने ये भी पढ़ा पहले के लेक्चर्स में भी कि राष्ट्रवादी रणनीति का हिस्सा था संघर्ष विराम संघर्ष, संघर्ष विराम संघर्ष राष्ट्रवादी रणनीति का हिस्सा था कि कोई भी जन आंदोलन एक समान ऊर्जा के साथ लगातार अनिश्चित काल तक के लिए नहीं चलाया जा सकता है, और जैसे ही वो अपने उच्चतम बिंदु को टच करेगा, उच्चतम बिंदु को टच करते ही, थ्रेशोल्ड टच करते ही वो डाउन होना शुरू होगा। और ये असहयोग आंदोलन के साथ होने लगा था कि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा के पहले पहले तक आते आते अपना पीक देख चुका था, अपना थ्रेशोल्ड देख चुका था, अब वहां से धीरे धीरे डाउन हो रहा था। और इसके पहले की पूरी तरह से डाउन होता, सम्मान के साथ पीछे हट लो। तो चौरी चौरा की वारदात ने असहयोग आंदोलन को एक सम्मान के साथ पीछे हटने का एक मौका दे दिया था, ठीक है। ये सारा कारण हमें समझ में आता है कि बड़े सोच समझ करके महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के वापसी की घोषणा की, और इसी के बाद सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी पे राजद्रोह का मुकदमा चला, राजद्रोह। तो यद्यपि कि गांधी जी पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे, गांधी जी ने थोड़ी ना हिंसा की थी, तो लेकिन सरकार ने उन्हें फिर से जेल में डाल दिया, और भी तो सरकार ने जेल में डाल दिया गांधी जी को, और उन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड की धारा 124 ए के तहत, और उन्हें गांधी जी को 6 साल कैदे बामशक्कत, कैदे बामशक्कत सश्रम कारावास की सजा दी गई, ठीक है। और लेकिन 1924 में गांधी जी की तबीयत खराब होने लगी, तो हेल्थ ग्राउंड पे, स्वास्थ्य कारणों पे 1924 में ही 2 साल के बाद महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया था, अच्छे बर्ताव और उनके स्वास्थ्य के मद्देनजर देखते हुए गांधी जी को 6 साल के बजाय 2 साल में ही अंग्रेजी राज ने रिहा कर दिया, छोड़ दिया था स्वास्थ्य आधार पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे बड़ी शानदार बात यह है कि आप ध्यान दीजिए कि 1908 में जब तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और तिलक पे भी धारा 124 ए लगाया गया था, और इस बार 1922 में भी महात्मा गांधी पर वही धारा 124 ए लगाई गई थी, तो इससे गांधी जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अंग्रेजी राज को धन्यवाद कहा कि आप लोगों ने मेरा सम्मान, मान सम्मान बढ़ा दिया, क्योंकि आपने मेरे पे वही धारा लगाई जो आपने बाल गंगाधर तिलक पे लगाया था। ताजिराते हिंद की दफा 124 ए के तहत तिलक को 1908 में सश्रम कारावास की सजा सुनाकर मांडले जेल बर्मा के भेजा गया था। उसी प्रकार से महात्मा गांधी को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत 6 वर्ष कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई गई और जेल में डाल दिया गया, परंतु 2 साल के भीतर ही स्वास्थ्य कारणों से और अच्छे बर्ताव के मद्देनजर गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। और फिर एक अखिल भारतीय जन आंदोलन समाप्त हो जाता है, असहयोग आंदोलन। फिर हम ये देखते हैं कि गांधीवादी युग में दूसरा बड़ा जन आंदोलन वो नागरिक अवज्ञा था या सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नागरिक अवज्ञा कहिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए। तो घुमड़ते बादल, यहां पे घुमड़ते बादल का मतलब है कि पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि किसकी पृष्ठभूमि? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा
आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? तो पृष्ठभूमि को जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। 3 मूल कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्य कर रहे थे। पहला था अंग्रेजी सरकार, यहां वाली नहीं, बर्तानिया, इंग्लैंड वाली बर्तानिया सरकार, उन्होंने 1927 में एक आयोग का गठन किया था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय वैधानिक आयोग। और ये भारतीय वैधानिक आयोग, इसमें 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स, और इनका जो चेयरमैन था, चेयरपर्सन, वो जॉन साइमन था, जॉन साइमन। तो आयोग, ये भारतीय वैधानिक आयोग का गठन 1927 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जॉन साइमन ने की। 7 सदस्य। इसका काम यह था कि इसे चेक करना था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 सही तरीके से कार्य कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और यह भी कि भारतीयों के साथ संवैधानिक मुद्दों पे चर्चा की जाए और यह देखा जाए कि क्या भारतीयों को और अधिक रियायतें या संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इंग्लैंड की बर्तानिया सरकार ने इस आयोग का गठन करके भारत भेजा। अब यह 7 सदस्यीय आयोग जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत आता है, और मजे की बात देखिए कि इन 7 सदस्यों में एक भी इंडियन को शामिल, एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, और यह भारतीय लोगों के साथ संवैधानिक मुद्दों पे चर्चा करने और भारतीयों को संवैधानिक रियायतें प्रदान करने के मामले में ये आए थे भारत। गजब बात है भाई, आप हमसे बातचीत करने आ रहे हो, आप हमसे संवैधानिक मुद्दों पे बातचीत करोगे, आप हमें पूछोगे रियायत चाहिए कि नहीं चाहिए, और उस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, तो हम आयोग का क्या करें भाई, अचार डालें? तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि इसका बहिष्कार कर दिया जाएगा, इसका हम बहिष्कार करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया, नहीं हम इसका वेलकम नहीं करेंगे, हमें बातचीत ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक भी, सबके सब गोरे हैं, सबके सब अंग्रेज हैं, हम इसमें एक है ही नहीं, तो हम नहीं बात करेंगे भाई इससे। तो तगड़ा बहिष्कार हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया, यहां तक कि मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार कर दिया। बस मुस्लिम लीग का एक गुट मोहम्मद शफी के नेतृत्व में, जिन्होंने साइमन आयोग का स्वागत किया था, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलितों के प्रतिनिधित्व करते हुए, दलितों के या दमित वर्ग आप कहिए ज्यादा बेहतर होगा, दमितों के प्रतिनिधि के रूप में वो इस कमीशन के सामने जाते हैं और वो दमित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करते हैं। इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, आप पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादातर भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया, ठीक है। और उधर जहां जहां ये साइमन आयोग गया, हर जगह नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ करके। और उधर घुमड़ते उमड़ते बादल में एक दूसरा बादल समझ में आता है, यानी कि दूसरा कारण समझ में आता है कि एक अंग्रेज पॉलिटिशियन था लॉर्ड बिरकेनहेड। तो बिरकेनहेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती दी। इसने कहा कि इंडियंस कुछ जानते वानते नहीं है सिवाय बहिष्कार करने के, ये सिवाय बहिष्कार के कुछ नहीं जानते, और ये तो बोल रहे हैं संविधान बनाने के लिए दीजिए, संविधान बनाने के लिए दीजिए। इनको संविधान बनाना तो छोड़िए, ये इंडियंस लोग
अपने संविधान की प्रस्तावना भी, ये अपने संविधान की रूपरेखा ड्राफ्ट तक नहीं बना सकते हैं। तो चैलेंज कर दिया इसने, बिर्केनहेड ने, कि इंडियंस असभ्य जंगली हैं, ये अपना संविधान तो छोड़िए, ये संविधान की ड्राफ्ट या रूपरेखा तक नहीं बना सकते हैं। इसी के बाद इंडियंस ने इस चुनौती को स्वीकार किया, बोले रूपरेखा रुको जरा, कुछ ही दिन में बना के दिखा देंगे। तो भारतीयों के सामने एक चुनौती पेश की कि वे केवल बहिष्कार करना जानते हैं और अपना संविधान तो छोड़िए, संविधान का रूपरेखा मसौदा भी नहीं तैयार कर सकते हैं। इसी के जवाब में मई 1928 में बॉम्बे में, तब के बॉम्बे में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। सभी राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया, सर्वदलीय बैठक, ऑल पार्टी मीट, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी, ईस्टर्न यूपी के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के रहने वाले एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और 1927 कांग्रेस पार्टी के मद्रास वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी। मुख्तार अंसारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और गाजीपुर इन्हीं के वजह से जाना जाता है, मुख्तार अहमद अंसारी की वजह से जाना जाता है और किसी वजह से नहीं, किसी अन्य की वजह से नहीं। यह नाम याद रखिएगा, मुख्तार अहमद अंसारी, फ्रीडम फाइटर, कांग्रेस पार्टी के बड़े सदस्य, महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और 1927 कांग्रेस पार्टी के मद्रास वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो जो बॉम्बे में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की, मुख्तार अहमद अंसारी जी ने। और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए इलाहाबाद के प्रमुख वकील और फ्रीडम फाइटर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उसी कमेटी को नेहरू कमेटी कहा गया। यह बात है मई 1928 में, जब नेहरू कमेटी का, मोतीलाल नेहरू कमेटी का गठन किया गया था। और यह मई की बात है और जून, जुलाई और अगस्त 3 महीना बीता था और मोतीलाल नेहरू कमेटी ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके बिर्केनहेड के मुंह पे मारा। सचमुच में नहीं, लाक्षणिक है, मतलब उसके चुनौती का सीधे सीधे जवाब दे दिया। तो एक ये है घुमड़ते बादल, दूसरा पृष्ठभूमि सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और इसी समय 1929 में कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन होता है और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के युवा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं। पंडित नेहरू ने इस लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की और पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पूर्ण आजादी, स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी तरह से आजादी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि पहली बार कांग्रेस पार्टी के मंच से पूर्ण स्वराज यानी कि कुल आजादी का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि अब हम पूर्ण आजादी से कम पर किसी भी कीमत पर सहमति नहीं जताएंगे, कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय पूर्ण आजादी के। और उधर नेहरू रिपोर्ट जो आया उसके कुछ प्रमुख प्रावधान दिए हुए हैं। इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों को देखिएगा तो आपको और ज्यादा ये नेहरू रिपोर्ट समझ में आएगा कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। यद्यपि कि ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है, फिर भी आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। और ये जो आता है नेहरू रिपोर्ट, इसमें कुछ संशोधन सुझाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने
उसने सुझाया कि नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रावधान बदले जाएं और उसी को बोलते हैं जिन्ना के 14 बिंदु 14 पॉइंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय 14 पॉइंट फॉर्मूला suggested by मोहम्मद अली जिन्ना, a prominent leader of ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और उसी में तो 14 बिंदु थे, उसमें दिल्ली में कुछ प्रस्ताव उन्होंने सुझाए, अमेंडमेंट सुझाए, कलकत्ता में कुछ अमेंडमेंट सुझाए, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली, इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो दिया गया है उसको जारी रखा जाए, जबकि मोतीलाल नेहरू कमेटी पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पे संयुक्त निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए, अर्थात यदि किसी समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं विधानसभा और केंद्रीय विधानसभा में, तो उन आरक्षित सीटों पर वोटिंग देने का राइट सबके पास होना चाहिए, ना कि उस समुदाय विशेष के पास। जैसे कि 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया था कि मुसलमान लोग जो पृथक निर्वाचन में, कि मुसलमानों के लिए ना केवल सीटें विधानसभा और केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित होंगी, बल्कि उन रिजर्व सीट्स पर जो वोटर्स होंगे वो भी सिर्फ मुसलमान होंगे। इस बात को फेवर नहीं किया था मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में, जबकि जिन्ना ने अपने अमेंडमेंट में ये बात सुझाई कि यही रहने दिया जाए। और फिर उधर क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने वॉयसरॉय के सामने अपनी 11 मांगे रख दी। वॉयसरॉय के सामने अपनी 11 मांगे रख दी कि यदि सरकार ने, वॉयसरॉय ने इन मांगों को मान लिया तो ठीक, और अगर नहीं माना तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। तो गांधी जी ने वॉयसरॉय इरविन के सम्मुख अपनी 11 मांगे प्रस्तुत की। इसे 11 सूत्री मांग कहा जाता है, और इसमें जैसे नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित करना, रुपया और पाउंड स्टर्लिंग के बीच के अनुपात को चेंज करना, बदलना, भू राजस्व की दरों को कम करना, नमक टैक्स को खत्म करना, सेना पर बहुत ज्यादा हो रहे खर्चे को कम करना, नागरिक प्रशासन आईएएस ऑफिसर्स पे होने वाले खर्चे को कम करना, विदेशी कपड़े पर सीमा शुल्क लगाइए ताकि वो भारत में महंगे हो जाएं और कम बिके तो स्वदेशी कपड़े ज्यादा बिकेंगे, डाक आरक्षण विधेयक को स्वीकार करना, सीआईडी विभाग को, ये बहुत ज्यादा अंग्रेज इससे आतंक मचाते थे, सीआईडी विभाग को समाप्त करना, सभी राजनीतिक कैदियों को सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और आत्म सुरक्षा के लिए, मारने के लिए नहीं, आत्म सुरक्षा के लिए नागरिकों को हथियारों के लाइसेंस जारी करे सरकार। और गांधी जी ने ये 11 मांगे रखी वॉयसरॉय इरविन के सामने, और स्पष्ट रूप से कर दिया कि अगर वॉयसरॉय ने इन मांगों को नहीं माना तो फिर 11 के 11 मांग, अगर नहीं माना गया तो फिर एकमात्र रास्ता जो बचेगा वो सविनय अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा आंदोलन ही होगा, और कुछ नहीं। और यद्यपि कि वॉयसरॉय ने कुछ मांगे मानने के लिए कहा, लेकिन जैसे सीआईडी विभाग को खत्म कर देना, इस तरह की कुछ चीजों को वॉयसरॉय ने मानने से साफ इनकार कर दिया। तो जब वॉयसरॉय ने गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को मानने से इनकार किया, तो गांधी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर ये 11 सूत्री मांगे नहीं मानी गई तो हम सविनय अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। और अंततः फिर 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 सहयोगियों को लेते हैं, 78 सहयोगी, जिसमें सभी धर्म, समुदाय व भारत के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को बड़े सावधानी पूर्वक चुना जाता है, ताकि पूरे देश का
प्रतिनिधित्व हो जाए इस आंदोलन में। तो 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा पर निकलते हैं और हर दिन कुछ किलोमीटर चलते हुए 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के नवसारी जिले के एक समुद्र तटीय गांव दांडी पहुंचते हैं। दांडी समुद्र तटीय गांव होता है, कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन है और गांधी जी पहुंचते हैं और पहुंचने का उद्देश्य यहां पे यह है कि नमक कानून की धज्जियां उड़ानी है। तो गांधी जी ने मुट्ठी भर तट पर पहुंच के मुट्ठी भर नमक उठाया, बनाया नहीं, नमक उठाया व नमक कानून की धज्जियां उड़ा दी, अवज्ञा किया। कानून का उल्लंघन, अवज्ञा तो यही है ना, आज्ञा नहीं मानना, कानून ना मानना। तो सविनय विनम्रता के साथ सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हम नमक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि पानी के बाहर नमक नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है जिस पे टैक्स लगाकर सरकार हजारों लाखों भारतीयों को भूखा नंगा मार सके। अतः यह टैक्स सबसे ज्यादा अमानवीय टैक्स है, द मोस्ट इनह्यूमन पोल टैक्स, सबसे अमानवीय कर है। और ऐसे अमानवीय कर का विरोध करना हर सत्याग्रही, हर भारतीय का परम एवं नैतिक कर्तव्य है। तो इसीलिए गांधी जी ने नमक कानून को चुना, आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए, अवज्ञा करने के लिए। नमक कानून क्या ना, सॉल्ट टैक्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटरी था, बहुत ज्यादा शोषक परक था और इतना महंगा नमक बिकता था और हम अपना नमक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और नमक आता था लिवरपूल से और भारतीय लोग ना अपना नमक बना सकते थे, उठा सकते थे और ना ही बेच सकते थे। और अगर हमने अपना नमक बेचना या खरीदने की कोशिश की तो 6 महीने जेल की सजा हो जाती थी। 1835 में यह सब कानून अंग्रेजों ने सॉल्ट टैक्स बनाया था और नमक बहुत बहुत महंगा बिकता था। और नमक एक ऐसी चीज है ना कि हवा और पानी के बाद नमक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि नमक से हमें मिलता है सोडियम और सोडियम से हमारा हृदय पंप करता है ब्लड को, दिल की धड़कन सोडियम आयन से ही मेंटेन होती है। तो नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर, सॉल्ट इज द बिगेस्ट नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हवा और पानी के अतिरिक्त नमक एक हमारी जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और इस तरह से मूलभूत आवश्यकता पे टैक्स नहीं लगाया जाता है कि लाखों हजारों लोगों को भूखा नंगा मार दे सरकार। इसलिए इस तरह के अमानवीय टैक्स का विरोध करना हर भारतीय का एक नैतिक दायित्व है, परम कर्तव्य है। और इस प्रकार से 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जब दांडी पहुंचते हैं तो समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाते हैं और प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून की बखिया धज्जियां उड़ा करके रख देते हैं और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अंग्रेजों ने नमक टैक्स बनाया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय अपना नमक नहीं बना सकते या बेच नहीं सकते हैं और इसे अंग्रेजों से खरीदना होगा। लिवरपूल से आ रहा है नमक। यदि कोई भारतीय नमक बनाते या बेचते हुए पकड़ा जाता था तो उसे 6 महीने की कैद हो जाती थी। और गांधी जी और अन्य सत्याग्रहियों ने नमक कानूनों की अवज्ञा करने का फैसला किया कि यह प्रत्येक भारतीय का नैतिक कर्तव्य था कि वे उन कानूनों का विरोध करें जो अपने प्रकृति में ऐसे कानून जो शोषणकारी हो, दमनकारी हो। तो यहां पे देखिए लोग बातें कर रहे हैं कि यार नमक इतना महंगा हो गया है कि हम खा नहीं पा रहे हैं।
नाउ आवर फूड टेस्ट टेरिबल, और बिना बिना नमक के खाना पता नहीं चलता है कि क्या खा रहे हैं, बैंगन खा रहे हैं कि पनीर खा रहे हैं, सब एक के जैसा लगता है। और दूसरा कह रहे हैं कि ये हाँ कह रहे हैं कि वी नीड इंडिपेंडेंस, अब हमें आजादी चाहिए। दिस कंट्री इज आवर्स नॉट देयर्स, ये देश हमारा है, कोई अंग्रेजों का थोड़ी ना है। और गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अभी वॉइसरॉय को लिख रहा हूं चिट्ठी, और मैंने एक 11 पॉइंट डिमांड दे दिया है कि 11 सूत्री कार्यक्रम की, ये मानना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अवज्ञा होगा, और अवज्ञा शुरू हो चुका था। ठीक है। और जैसे ही गांधी जी ने ये शुरुआत की, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की, और दांडी समुद्र यात्रा, जो नमक यात्रा किया उन्होंने समुद्र तट तक, तो उस नमक यात्रा का इमिटेशन, उससे प्रेरणा लेते हुए जहां जहां पे समुद्र तट उपलब्ध था, कई राष्ट्रवादी नेताओं ने नमक सत्याग्रह या नमक मार्च, सॉल्ट मार्च निकाला। जैसे तमिलनाडु के तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, तंजौर तमिलनाडु तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से लेकर के वेदरारण्यम तक, त्रिचनापल्ली से लेकर वेदरारण्यम तक नमक यात्रा का नेतृत्व किया। उधर केरल वाले मालाबार तट पे कांग्रेसी नेता के केलप्पन ने कालीकट से केरल के पयन्नूर तक, कालीकट से पयन्नूर तक नमक यात्रा का नेतृत्व किया। और उधर असम के सिलहट से, उस समय बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, अभी नोआखली बांग्लादेश में, सत्याग्रहियों का एक दल असम के सिलहट से बंगाल के नोआखली तक पद यात्रा करता है। और इधर यूपी और बिहार में चूंकि समुद्र तट नहीं है, तो जब समुद्र तट नहीं है तो कैसे नमक यात्रा निकाली जाएगी, सॉल्ट मार्च निकाला जाएगा। तो यहां पे तय किया गया कि अवज्ञा किस चीज का करें, लगान का, लगान नहीं चुकाएंगे जाओ। तो टैक्स नो टैक्स कैंपेन, लगान न अदायगी, अदा नहीं करेंगे, लगान न अदायगी का कार्यक्रम किया गया। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक बड़ी शानदार बात हुई, बड़ी सशक्त बात हुई कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में पेशावर, अभी पाकिस्तान में फिलहाल के लिए पेशावर, ठीक है ना, तो पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान सक्रिय थे। खान अब्दुल गफ्फार खान सक्रिय थे, और उनका एक संगठन था जिसको कहते हैं खुदा की सेवा करने वाले, खुदाई खिदमतगार, खुदा की सेवा करने वाले खुदाई खिदमतगार कहा गया। तो खुदाई खिदमतगार ये संगठन खान साहब का था, खान अब्दुल गफ्फार खान का था। और इस संगठन के लोग लाल रंग का पठानी सूट पहनते थे, पठानी कपड़ा, लाल रंग का पठानी कपड़ा पहनते थे, और इसी वजह से इसे क्या बोला गया, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती कहते थे, लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया, ठीक है ना। और ये लाल कुर्ती, इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन चलता था, खान साहब के नेतृत्व में। और यहां पे ये लोग अपना ये सविनय अवज्ञा सत्याग्रह किए हुए थे। और वहां पर 15वीं गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही लगा दिए गए थे, और 15वीं गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों को आदेश दिया गया कि वे गोलियां चला दें, यानी कि एक और जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी तैयारी अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन 1919 की परिस्थितियां कुछ और थी, और 1930 की परिस्थितियों में काफी 11 साल बीत चुका था, और 11 साल में राष्ट्रीय आंदोलन सशक्त रूप से आगे बढ़ चुका था अब तक। और 15वीं गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों को जब बोला गया फायर, तो उन्होंने काहे का फायर, भाड़ में गया ब्रिटिश राज, नहीं करेंगे फायर, निहत्थे और निर्दोष सत्याग्रहियों पे फायरिंग नहीं होगी। और अगर सोचिए आपकी फायरिंग हो गई होती तो एक और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा पेशावर हत्याकांड हमें इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ना पड़ता कि पेशावर हत्याकांड हुआ था, जहां अंग्रेजों ने सैकड़ों हिंदुस्तानियों को मार दिया था, गोली मार के शहीद कर दिया था। तो 15वीं गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे और निर्दोष सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाने से एकदम साफ इनकार कर दिया।
और इसका नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों लोगों की जान बची, यद्यपि कि उन सिपाहियों की नौकरियां चली गई। पूरी रेजिमेंट को तोड़ के भंग कर दिया गया और सिपाहियों को 16-16 साल की लंबी लंबी अवधि की सजाएं दी गई, क्योंकि ये एक तरीके से सिपाहियों का विद्रोह था। तो रेजिमेंट ही भंग कर दिया गया। जॉब गई सो अलग से, 16 साल जिंदगी के जेल में जाएंगे सो अलग से, लेकिन सब कबूल है, सब ठीक है, लेकिन निहत्थे निर्दोष सत्याग्रहियों पे भाई गोली नहीं चलाएंगे। ये था इतना शानदार। और कांग्रेस के कार्यकर्ता और सदस्य स्वयं सेवकों और पार्टी के सदस्यों को की भर्ती करने में वो बड़े कठिन कार्य में भी लगे हुए थे। और यहीं पर एक बड़ी जबरदस्त अहिंसक वारदात हुई, उसको हम कहते हैं धरसना नमक सत्याग्रह। तो धरसना एक जगह का नाम है। तो धरसना में सत्याग्रहियों के दल थे, कई दल, और अंग्रेज लगे हुए थे, सिपाही सब सैनिक वैनिक लगा रखे थे उन्होंने। सत्याग्रहियों का एक दल झंडा लेके आगे बढ़ता, बोले मारो, कितना मार सकते हो, जितना मार सकते हो उतना मारो, मारो मार खाएंगे, लेकिन उफ तक नहीं करेंगे, और बता देंगे दुनिया के सामने कि असभ्य जंगली बर्बर तुम लोग हो, हम नहीं। तो एक दल आगे बढ़ता, तब तक मार खाता जब तक कि वो या तो बेहोश ना हो जाएं या गिर ना जाएं जमीन पे, और फिर सत्याग्रहियों का दूसरा दल आता, उन घायल लोगों को हटाया जाता, फिर सीना तान के खड़े हो जाते कि मारो, कितना मार सकते हो। कई घंटे तक यह क्रम दोहराया गया। अंग्रेज मारते मारते थक गए, लेकिन भारतीय मार खाते नहीं थके, और पूरी दुनिया देख रही थी कि असभ्य जंगली बर्बर कौन थे, कि साफ 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 सिद्ध हो रहा था कि असभ्य जंगली बर्बर भारतीय लोग थे, नहीं थे, अंग्रेज लोग थे। ठीक है, ये सब सिद्ध कर रहे थे हम। तो धरसना नमक सत्याग्रह, और इसका मीडिया कवरेज एक अमेरिकी पत्रकार ने दिया था, पूरी दुनिया में इस पे चर्चा हुई। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर रिपोर्टिंग करता था आंदोलनों पर। उसने अपने रिपोर्टिंग में लिखा कि उसने दुनिया के बहुत देशों में राष्ट्रीय आंदोलन को कवरेज दिया, लेकिन ऐसा अनोखा धरसना जैसा दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो ये सारी गतिविधियां सविनय अवज्ञा आंदोलन की है, और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बीच में यह आंदोलन स्थगित हुआ। 5 मार्च 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक यह आंदोलन सस्पेंडेड रहा, नहीं चला था। क्यों नहीं चला था? क्योंकि इसी बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, शुरू हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था कि पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर देंगे। तो पहले ही गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहिष्कार हो गया था। तो कांग्रेस पार्टी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई, तो और कांग्रेस पार्टी भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी थी, राजनीतिक दल थी, तो कांग्रेस पार्टी की प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन से अनुपस्थिति के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन का वेटेज घट गया, क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और वेटेज ही नहीं था, वेटेज घट गया। तो अब कांग्रेस की अनुपस्थिति के चक्कर में के कारण इंग्लैंड की बर्तानिया सरकार को एक और गोलमेज सम्मेलन बुलाना पड़ गया कि भाई एक और गोलमेज सम्मेलन बुलाओ, और कुछ भी करके इस बार कांग्रेस पार्टी को गोलमेज सम्मेलन में लेकर के आओ, जो अक्टूबर से दिसंबर 1931 के मध्य लंदन में संपन्न होने वाला था। तो इंग्लैंड की बर्तानिया सरकार ने वायसरॉय, ब्रिटिश भारत के वायसरॉय इरविन को बोला कि कुछ भी करो, कांग्रेस को लेकर के आओ। तो वायसरॉय इरविन ने गांधी जी से इस मुद्दे पे 5 बार मुलाकात की, और गांधी जी ने बोला कि ठीक है, मेरी कुछ मांगे हैं, अगर मांगे मान लोगे तो हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो गांधी जी ने अपनी डिमांड्स रखी, वायसरॉय ने उन डिमांड्स को मान लिया, और उसके बदले में गांधी जी ने बोला कि ठीक है, अब हम चलते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, और जब वापस आएंगे फिर देखा जाएगा। तो गांधी जी ने
मांग रख दी इरविन के सामने कि उन सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई जिन पे हिंसा का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, वायलेंस में नहीं हुआ हो, नॉन वायलेंट जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, एक्चुअली पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो रही है। और अगर सरकार ने फाइन लगाया है और फाइन इकट्ठा कर लिया है, ले लिया है, तो वापस नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार ने फाइन लगा दिया है और नहीं वसूली हुई है तो अब वसूली नहीं होगी। तीसरा, अगर सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है तो सरकार उनके साथ नरमी से पेश आएगी और उनकी नौकरियां वापस करेगी। चौथा, शांतिपूर्ण और अनाक्रामक धरना प्रदर्शन का अधिकार, और सरकार ने तट के किनारे के गांव को अपने लिए नमक बनाने का अधिकार भी स्वीकार कर लिया। तो जब वायसरॉय इरविन ने गांधी जी की मांगों को मान लिया तो गांधी जी ने भी वायदे के अनुसार कहा कि ठीक है, हम चलते हैं, कांग्रेस पार्टी चलेगी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पे गए। एक ही आदमी कांग्रेस से गया, सिर्फ एक, और वो महात्मा गांधी ही थे। यद्यपि कि महात्मा गांधी अली इमाम जी को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। तो गांधी जी जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, वहां भाग लेते हैं, लेकिन जैसा कि पहले से उम्मीद थी कि कुछ वहां पे खास संवैधानिक रियायत वगैरह मिलेगी नहीं, तो गांधी जी संवैधानिक रियायतों पे चर्चा करने गए, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो पाया उन्हें, और फिर वो वहां से वापस आए। जनवरी 1932 में गांधी जी वापस लौटते हैं, और जैसे ही वापस लौटे वो और तट पर उतरे अभी पानी वाले जहाज से, तो अंग्रेज जान रहे थे, यहां की बरतानिया सरकार भारत वाली जान रही थी कि ये आए हैं तो अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ करेंगे। तो आते ही सरकार ने उतरते ही गांधी जी को उठा लिया, टांग लिया और पूना के यरवदा जेल में ले जाके नजरबंद कर दिया। यद्यपि कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन वो धीमे धीमे वेग से 1933-34 तक चला और उसके बाद वो डाउन हो गया, और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की ऊर्जा भी समाप्त हो गई। और इसी के साथ साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम, हमारे आज का ये सेशन भी समाप्त होता है। गांधी जी के 2 जन आंदोलनों पे हमने चर्चा किया, असहयोग और सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आजादी की अंतिम पुकार पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया। संभव है, याद रखिएगा, हमारे और आपके जी तोड़ मेहनत से बिल्कुल संभव है कि आपका अंतिम रूप से चयन हो। हम इसके लिए पूरे तन मन से धन से हर तरीके से आप लोगों के साथ खड़े हैं। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और आपका अंतिम रूप से जरूर चयन होगा। तो इन शब्दों के साथ आज के सेशन को विराम देता हूं। मैं जावेद हक, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।